हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज अग्रवाल और ये मैं वीडियो बना रहा हूँ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि एनसीईआरटी की बुक सीबीएसई बोर्ड में क्लास 11th और 12th पे लगी हुई होती है। उसका चैप्टर समरी मैं पर वीडियो बना रहा हूँ। अभी चैप्टर 3 हम ले रहे हैं, तो ये क्लास 11th और 12th के लिए हेल्पफुल है। उसके अलावा जहाँ पर भी इकोनॉमिक सब्जेक्ट होता है, कई बार टॉपिक इंडियन इकोनॉमी आता है, तो वो सारे स्टूडेंट्स इसको देखकर और जल्दी से सीख सकते हैं। तो क्योंकि ये चैप्टर समरी हम 5 से 10 मिनट में करने की कोशिश करते हैं, तो सारे बुक का आप अगर जो है वो करीब लगभग 1.5 घंटे में और सारे वीडियो आप रिवाइज करके और एक ओवरव्यू समरी आप ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए चैप्टर 3 जो है वो, हाँ, उसका टॉपिक है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये सीक्वेंस में चैप्टर 1, 2 एंड 3 आ रहे हैं। और चैप्टर 1 में हमने देखा कि इंडिपेंडेंस के समय में हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बढ़िया नहीं थी। उसके बाद हमने प्लानिंग बेस्ड अपनी इकोनॉमी चलाने की कोशिश करी। 50 to 90 का स्पैन था, वो चैप्टर 2 में कवर करा गया। फिर चैप्टर 3 में 91 के बाद में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कशन किया गया है। तो देखिए ये जो रिफॉर्म्स है इसको एलपीजी कहा गया। एलपीजी का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो जो 1990 तक का इकोनॉमिक प्लानिंग था उसको माना गया कि अब भाई उसमें बदलाव की ज़रूरत है, और ये एलपीजी के द्वारा बदलाव लाया गया। These reforms marked a shift from government controlled economy to market oriented economy। तो जो अभी तक गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इकोनॉमी थी, मींस ज़्यादातर डिसीजन गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते थे, अब वो कोशिश करी गई मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनाने की। अब ऐसा कौन सा कंडीशंस थे, कौन सा सर्कमस्टांसेस थे जो कि 1991 में रिफॉर्म्स लाए गए, एलपीजी की पॉलिसी लाई गई। तो ये बताया कि 1991 में से हमारे पास में काफ़ी सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई थी। उसमें क्या हुआ कि फिस्कल डेफिसिट हमारा बहुत ज़्यादा था, और ये हमारे इन्फ्लेशन बढ़ रही थी, फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास में काफ़ी कम हो चुका था, और बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस थी। मींस हमारे को जो पेमेंट देना था दूसरी कंट्रीज़ को वो हम नहीं दे पा रहे थे, इसलिए इंडिया को बोरो करना पड़ा आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से। और उसके लिए हमें काफ़ी अपने इकोनॉमी में चेंजेस की ज़रूरत थी, जिसको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी कह सकते हैं। तो ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में आई, और उसमें वही लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो पहले लिबरलाइजेशन क्या था? लिबरलाइजेशन का था कि अभी तक जो इंडस्ट्री को लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी अपना बिजनेस शुरू करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए, क्लोज करने के लिए, उसको धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया, और उसको लगभग ख़त्म करने की तरफ हम आगे बढ़ चुके थे। गवर्नमेंट का कंट्रोल कम करते गए प्राइस और प्रोडक्शन पे, और इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को फ्रीडम दिया गया, मार्केट बेस्ड बनाया गया, बैंकिंग सेक्टर को डीरेगुलेट किया गया। मीन्स इस पे भी जो गवर्नमेंट का कंट्रोल था वो कम किया गया, प्राइवेट बैंक्स भी आने लगे थे, और टैक्स रेट में कमी की गई, टैक्स को सिंप्लीफाई किया गया। प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ? प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि जो पब्लिक सेक्टर था उसको प्राइवेट सेक्टर को देना शुरू कर दिया, उसमें डिसइन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। मतलब जो गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ था वो कम करते चले गए और प्राइवेट सेक्टर को ओनरशिप देते चले गए। तो ये इस तरीके से डिसइन्वेस्टमेंट की बात हुई, और बहुत सारे सेक्टर्स में एनकरेज करा गया प्राइवेट पार्टिसिपेशन। ये प्राइवेटाइजेशन हुआ। फिर ग्लोबलाइजेशन की जब बात हुई, तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ में आसानी से व्यापार कर सकें, वो हमारे साथ कर सकें, हम उनके साथ कर सकें, वो यहाँ फैक्ट्रीज लगा सकें, हम बाहर लगा सकें। इस तरीके की बात को ग्लोबलाइजेशन का बात कही गई।
और फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा दिया गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया गया, इम्पोर्ट टैरिफ को कम कर दिया गया। मतलब कि अगर आप विदेश से सामान मंगाते हैं कोई तो उस पर टैरिफ कम लगेगी, और जो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस थे, कोटा था, वो कम करते चले गए। और मल्टीनेशनल कंपनीज़ को एनकरेजमेंट मिला कि बहुत सारी कंपनीज़ यहाँ पर आने लगीं और बहुत सारे ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट्स का यहाँ पर प्रोडक्शन होने लगा। अब इसका क्या इम्पेक्ट पड़ा रिफॉर्म का? तो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आते हैं कि भाई जो जीडीपी हमारा था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो बढ़ने लगा, इकनॉमी बढ़ने लगी, फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास में ज़्यादा होने लगा, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बढ़ने लगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मींस विदेशी यहाँ पर आके इन्वेस्ट करने लगे, फैक्ट्रीज लगाने लगे, और प्राइवेट सेक्टर भी बढ़ने लगा। बट इसके साथ में कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी पड़े। तो इसमें क्या हुआ कि जो ग्रोथ थी वो अनइवन रहा, मतलब कि रिच और पुअर के बीच में गैप बढ़ने लगा। एग्रीकल्चर को कुछ हद तक ये माना गया उस समय कि उस पर हम उतना ध्यान नहीं दे पाए जितना हमें देना चाहिए था, एंड पब्लिक सेक्टर काफ़ी कम होने लगा। और जो फॉरेन की टेक्नोलॉजी थी उस पे हमारा डिपेंडेंस, उसके पैसे पे हमारा डिपेंडेंस बढ़ने लगा। तो इसी में जब हम बात कर रहे हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन आपने ज़रूर सुना होगा, वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया मेंबर बना 1995 में। इसका ऑब्जेक्टिव भी ये था कि भाई जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो आसानी से एक दूसरे के साथ में व्यापार कर सकें, उनके पास में कोई इनजस्टिस ना हो, कोई मतलब वो इस तरीके से अपने ट्रेड को कर सकें जिससे कि सबका डेवलपमेंट लगभग समान हो सके, ये भी कोशिश की गई इसमें। देन ये इससे क्या हुआ, हम जो थे वो ग्लोबल ट्रेड सिस्टम में जुड़ते चले गए। तो ये जो था ये चैप्टर समरी ब्रीफ में है, ब्रीफ में 5 से 7-8 मिनट में हमारे सुनने का भी अपना फ़ायदा होता है, क्योंकि हमें एक आइडिया मिल जाता है कि इस चैप्टर में क्या है। तो जब हम डिटेल लर्निंग में जाते हैं तो वो हमारे लिए आसान हो जाती है। और थैंक यू सो मच, और ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू।